नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। लोकसभा में आज 3 तलाक बिल पेश होगा। बीजेपी ने इसको लेकर 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया है। लोकसभा में आज 3 तलाक पर चर्चा के लिए बिल पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही लोकसभा में बिल पेश कर चुकी है। सरकार की कोशिश ये है कि इस बिल को पास करा लिया जाए। मोदी सरकार ने पिछली बार भी इस बिल को लोकसभा में पास करा दिया था, जिसके बाद उसे राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से ये बिल केंद्र सरकार पास नहीं करा सकी। विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को वापस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी। हालांकि इस मांग को सरकार ने खारिज कर दिया था। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, क्योंकि इस बिल को लेकर हम माथापच्ची काफी समय से देख रहे हैं और आज की अगर बात करें, कितनी संभावनाएं नजर आती हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक बिल अटका पड़ा था पिछली बार जब सरकार बनी थी, तो सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि ट्रिपल तलाक बिल पास करा लिया जाए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, राज्यसभा में अटक गया। इस बार नरेंद्र मोदी सरकार का ये पहला सत्र है और जिस तरीके से सरकार की कोशिश है कि इस बिल को इसी मौजूदा सत्र में बढ़ा लिया जाए, इसको पास करा लिया जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन देखिए, देखने वाली बात यह है कि ये जो मौजूदा सत्र है, इसमें केवल 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 10 दिनों तक जो सत्र है वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी तक औपचारिक फैसला नहीं हुआ है कि सत्र बढ़ाया जाएगा या नहीं। अगर शेड्यूल सत्र की बात करें, जो अभी सत्र निर्धारित है, उसके मुताबिक केवल 2 दिनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सरकार इस बिल को कैसे पास कराएगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्ष इस बिल को लेकर अड़ा हुआ है, ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर इस बिल को आनन फानन में लोकसभा में पास करा लिया जाता है तो फिर राज्यसभा में किस तरीके से इस बिल को पास सरकार करा पाएगी। तो कई सवाल हैं जिसका जवाब अब तक नहीं है और सरकार की कोशिश है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस बिल को पास करा लिया जाए, किस तरीके से पास होगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। ये वाकई देखने वाली बात हुई, क्योंकि नंबर्स का बहुत ज्यादा कोई ऐसा फेरबदल नहीं हुआ है कि जिसके बाद ये माना जाए कि आज इसे पास करा लिया जाएगा आसानी से। और अब बात उस संशोधन बिल की जिसके कानून बनने से आतंकवाद पर लगाम लग जाएगी, साथ ही एनआईए का हाथ मजबूत होगा। हम बात कर रहे हैं यूएपीए संशोधन बिल 2019 की, जिसे लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। मत विभाजन का निर्णय हाँ 287, ना 8। लोकसभा में यूएपीए संशोधन बिल 2019 के पक्ष में 287 वोट पड़े, तो वहीं इसके विरोध में सिर्फ 8 वोट पड़े। वहीं बहस के बाद मतदान से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस संशोधन बिल को जांच के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जाने की मांग की गई। पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी, जो हमारे सदन के एक अंग होते हैं, सिलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी, इसमें भेजकर थोड़ा इसको स्क्रूटिनी होना चाहिए। अपनी मांग स्वीकार नहीं किए जाने पर कांग्रेस पार्टी के सांसद सदन से बाहर चले गए। अब सवाल है कि यूएपीए संशोधन बिल है क्या? चलिए पहले ये जान लीजिए। यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट, मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम विधेयक। इसे 8 जुलाई को सदन में पेश किया गया था। बिल पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत पर जोर दिया। कठोर से कठोर कानून की जरूरत इस देश में। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है। इस बिल में संगठनों के साथ साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किए जाने का प्रावधान है। अब सवाल है कि आखिर किन लोगों को आतंकी घोषित किया जाएगा? इसका जवाब आप खुद सुन लीजिए। आतंकवादी कार्यकर्ता है या उसमें भाग लेता है, आतंकवाद को पोषण देने के लिए, तैयारी करने के लिए जो मदद करता है, आतंकवाद को अभिवृद्धि देने के लिए धन मुहैया कराता है, आतंकवाद के साहित्य को और आतंकवाद की थियरी को युवाओं के जहन में उतारने के लिए जो प्रयास करता है।
आतंकी घोषित करने के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए आतंकी यासीन भटकल का जिक्र किया और कहा कि अगर भटकल को आतंकवादी घोषित करने के लिए कानून होता तो उसे आतंकी घोषित किया जाता, तो भटकल को 12 आतंकी घटनाओं को अंजाम देने से रोका जा सकता था। आतंकवाद व्यक्ति की मंशा में होता है साहब, आतंकवाद संस्थाओं में नहीं होता। संसद में विपक्ष ने इस संशोधन बिल का जमकर विरोध भी किया। विरोध करने वालों में कांग्रेस के साथ साथ सबसे अहम रहे असदुद्दीन ओवैसी और महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा इस बहस के दौरान मोदी सरकार पर जमकर बरसी। अगर इनके साथ हो तो भगवान, ना हो तो शैतान, ये तो नाइंसाफी है। वहीं कांग्रेस ने इस बिल के संशोधन को लेकर शंका जाहिर की तो ओवैसी ने खुद को पीड़ित बताया। The boot can always be on the other foot. Please let us while we need to fight terrorism, let us also balance individual liberty. I have been a victim of this act, madam, not these people. I have been a victim. My livelihood has been destroyed. Please give me 2 minutes. I plead with you. वहीं अमित शाह ने साफ कर दिया कि सरकार आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस के मूड में है और आतंकियों के साथ साथ उनसे हमदर्दी रखने वालों की भी अब खैर नहीं है। मान्यवर, मैं मानता हूं आतंकवाद बंदूक से पैदा नहीं होता। आतंकवाद को फैलाने के लिए जो अपप्रचार होता है, उन्माद फैलाया जाता है, वो आतंकवाद का मूल है। लोकसभा के बाद इस यूएपीए बिल को राज्यसभा से पास कराने की जरूरत है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर एनआईए को और अधिक ताकत मिलेगी। संशोधित कानून के तहत आतंकी संगठनों या आतंकियों की संपत्तियां जब्त भी हो सकेंगी। इसके लिए जांच अधिकारी को संबंधित राज्य के डीजीपी की पूर्व अनुमति की जरूरत होगी। अगर मामले की जांच एनआईए का कोई अफसर कर रहा हो तो संबंधित संपत्ति को जब्त करने के लिए संबंधित राज्य के डीजीपी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी काफी होगी। मतलब साफ है कि अब आतंकियों की खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में आज सदन में कई विधेयक पेश होंगे। योगी सरकार आज कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019, राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधित विधेयक, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पेश करेंगे। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे, कितने महत्वपूर्ण ये विधेयक और किस तरह से सरकार कोशिश करेगी कि ये पास हो जाए? बिल्कुल, आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का है, वो विधिक शिक्षा का है, उसको लेकर लगभग 4 से 5 प्रस्ताव पेश किए जाने हैं। और कल भी आपने देखा कि कल सदन चला जरूर, लेकिन विपक्ष लगातार विरोध करता रहा। मुख्यमंत्री का जो भाषण हुआ, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। और आज चूंकि अब 2 दिन सदन बचा है, आज और कल सदन 2 दिन चलना है, तो सरकार ने जितने अनुपूरक बजट में प्रस्ताव पारित किए हैं, जिन मदों में पैसा लिया है, उन सब पे चर्चा करके उस प्रस्ताव को सरकार पास कराएगी। हालांकि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और विपक्ष इस बात को ये लगातार कह रहा है कि सरकार जो है सदन को अपने तरीके से चलाना चाहती है और जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो नहीं रखना चाहती, जिसको लेकर कल राम गोविंद चौधरी जो नेता विधायक दल हैं, इसके अलावा जो बसपा के लालजी वर्मा है, कांग्रेस के अजय लल्लू, सभी लोग एक सुर में यही कहते नजर आए कि सरकार निरंकुश हो चुकी है और किसी मुद्दे पर सफल नहीं हो रही। लेकिन सरकार का साफ तौर पर तर्क है कि हम जो काम कर रहे हैं जनता और विकास के लिए कर रहे हैं, विकास के हित में कर रहे हैं। लिहाजा अब ये देखना होगा कि 2 दिन सदन बचा है, तो सदन ना चले या सदन में हंगामा हो, विपक्ष की यही कोशिश होगी और सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। लेकिन सरकार भी अपने मकसद में एक तरीके से कहिए जिन्हें तो कामयाब है, क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किए हैं वो प्रस्ताव लगातार पारित करते जा रहे हैं। हालांकि विधान परिषद में विपक्ष का बहुमत जरूर है, लेकिन फिर भी विधानसभा में वो अपनी जो कार्रवाई है उसको पूरा करते जा रहे हैं। लेकिन आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। जीनत, ठीक है जीत, आप हमारे साथ रहिए और बातचीत करेंगे। इधर शाहबेरी मामले की बात हम कर लेते हैं। शाहबेरी मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्डरों के खिलाफ सख्त दिखाई दे रहे हैं। बिल्डरों के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने कहा है कि शाहबेरी यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और इन मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम ने शाहबेरी में अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 30 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर करवाकर उन्हें एनएसए के तहत जेल भिजवाने के निर्देश दिए हैं। जमीन मामलों में संलिप्त अधिकारियों की सूची तैयार की जाए जिससे इन पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो 2008 से जो एकदम समतल ज़मीन थी, 2008 से लेकर 2012 तक उसमें थोड़े से मकान बने और 2012 से 2017 तक वहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंगें खड़ी हो गई। तो उस समय जिनकी सरकार थी उनके लोग थे, वहाँ पर मोहल्ले के हिसाब से बांट दिया था कि इन्होंने ये काम करना है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उस समय जो तत्कालीन लोग वहाँ पर थे, जो जिम्मेवार थे, उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन्होंने फ्लैट्स बेचे हैं, उन गरीब आदमियों को जिनको 15-20 लाख रुपए के फ्लैट्स बेचे हैं, उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसी बिल्डिंग्स जो जान का खतरा बन सकती हैं, जिनका स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग ठीक नहीं है, उनका एक सर्वे कराया जाएगा और जो स्ट्रक्चरली ठीक नहीं है उनको निश्चित रूप से किसी के जान के खतरा नहीं बनने दिया जाए, उनको भी गिराने के लिए। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन दो और महत्वपूर्ण बातें, एक तो रातों रात बिल्डिंग्स खड़ी नहीं हो जाया करती हैं, इतने फ्लैट्स की जब हम बात करते हैं, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको डर है कि उनका घर आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा, तो उन्हें किस तरह की राहत मिली है? देखिए, बिल्कुल जीनत, कल मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लिया था और जब एक दिन पहले हम लोगों ने खबर चलाई थी तब मुख्यमंत्री ने नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सभी के अफसरों को तलब किया था और कल शाम 6 बजे से लेकर लगभग 8:45 बजे तक, यानी 2.5 घंटे से अधिक समय तक उन्होंने मीटिंग की, जिसमें प्रमुख सचिव वित्त को भी बुलाया गया, मुख्य सचिव को बुलाया गया और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना को भी बुलाया गया। और मीटिंग में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि जिन बिल्डरों ने 2008 से लेकर 2014 तक जमीनों का समतलीकरण किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए वहां प्लाटों का आवंटन किया और उसकी बिक्री की, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ FIR कराया जाएगा और NSA लगाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा, जिसमें लगभग 1 साल तक बेल की एप्लीकेशन आप नहीं डाल सकते। मुख्यमंत्री की तरफ से बायर्स को जरूर कहा गया है कि बायर्स को कोई परेशानी ना हो। जो लोग वहां लगभग 25,000 लोग रह रहे हैं, जो न्यूज 18 ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा कि उन बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए जो जानलेवा है, जो बिल्डिंग गिर सकती हैं, जिनके नक्शे ठीक नहीं बने, किसी भी वक्त वहां आपदा आ सकती है, गिर सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है, उन्हें चिन्हित करके गिराया जाए। बाकी बिल्डिंगों को उन्होंने उसके बाहर रखा और कहा कि बायर्स से बात की जाए, लेकिन उन अफसरों को जो 2008 से लेकर 2017 तक तैनात थे, जिन्होंने सावेरी में प्लाटों का आवंटन किया, जिन्होंने बायर्स से पैसे लिए और उनको अवैध प्लाट बेचे, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री ने कहा कि FIR कराकर NSA की कार्रवाई की जाए और मुख्य सचिव को बाकायदा जिम्मेदारी दी अनूप चंद पांडे को कि आप इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और मुझे 10 दिन के अंदर फिर एक रिपोर्ट बताएंगे और हर हफ्ते चीफ सेक्रेटरी नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के लोगों से बात करेंगे, लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि 25,000 लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री सख्त और उन्होंने मीटिंग में बाकायदा जिक्र किया न्यूज 18 का कि जो खबर चली है उसको मैंने देखा और इस तरह जो आपने काम किया वो ठीक नहीं किया, लिहाजा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए बायर्स को उन्होंने राहत दी है और जो लापरवाह अफसर थे, जो घोटालेबाज अफसर थे, जिन्होंने नियम विपरीत काम किया, उनको, अफसरों और बिल्डरों दोनों को चिन्हित करके उनके खिलाफ FIR और NSA लगाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। जीनत, तो एक चीज़ जो है हम ये मान के चलें अजीत, क्योंकि बहुत सारे दर्शक स्पेशली जो बायर्स हैं जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं परेशान थे, न्यूज़ 18 कई दिनों से इस मिशन पे लगा भी हुआ था, वो इस बात से संतुष्ट रहे अब कि उनके मकान नहीं गिरेंगे या अभी भी कुछ संभावनाएं हैं? बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो संतुष्ट रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मीटिंग में कहा था कि किसी भी बायर्स को उसके घर से निकाला ना जाए, सिर्फ उन बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए जो बिल्डिंग किसी समय गिर सकती हैं, जो जानलेवा है, जिनके नक्शे गलत बनाए गए हैं, जिसमें रहने वाले लोगों की जान पर कभी भी आफत आ सकती है, सिर्फ उन बिल्डिंगों को चिन्हित करके गिराया जाए। बाकी जो प्लाट लोगों ने खरीदे हैं, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिनसे साथ धोखाधड़ी हुई है, उन लापरवाह अफसरों और बिल्डरों के खिलाफ FIR NSA की कार्रवाई की बात उन्होंने कही है, ना कि बायर्स को। बायर्स के लिए उन्होंने कहा कि बायर्स से आप बातचीत करिए, बायर्स का हल निकालिए, ऐसे किसी का घर नहीं छीना जा सकता। तो जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने अवैध प्लाट आवंटन किए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया, जिन्होंने सावेरी की जमीनों को समतल कराया और अवैध निर्माण किया, उनके खिलाफ सीधे तौर पर FIR और NSA की कार्रवाई की जाए और एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सबमिट की जाए। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो बिल्डर्स मनमानी करते हैं, जो बाकी भी कुछ मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में है, तो वो भी थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि अब जो है मुख्यमंत्री की नजर है। दूसरी बात ये कि बायर्स जो है संतुष्ट रहें कि उनके मकान जो है अब नहीं गिरेंगे। फिलहाल तो यही बात सामने आ रही है। और अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। मंच से मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए साध्वी प्राची ने कहा है कि देश में रहना है तो इंसानियत से रहें, आंखें दिखाई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा है कि वो अपने एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला लेकर चले। अगर कोई आपको आंखें दिखाए तो भाला उठा लो।
हिंदुस्तान तो हमारा है, लेकिन हम मानते हैं कि तुम्हारा भी है, क्योंकि आजादी के बाद तुम रहे हो, तो इंसानियत के नाते रहो, मानवता के नाते रहो। आप घुराओगे, चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए हम महात्मा गांधी नहीं बनेंगे, ध्यान देना, जिनको बनना वो बन जाओ, लेकिन राहुल से रोगी भर दो, बाबा भोलेनाथ बन करके, शिव शंकर बन करके एक हाथ में माला, और जब किसी ने कुछ किया आके दिखाई तो दूसरे हाथ में क्या था, दूसरे हाथ में भाला उठाया, और उसका जब, क्योंकि हमें प्रतिकार करना पड़ता है। सारी जब भी शुरुआत इस तरह की होती है तो कहना से क्यों होती है, क्यों होती है जानते हो? क्योंकि आजादी उनकी संख्या ज्यादा है, और जहाँ उनकी संख्या ज्यादा होती है वहाँ इस तरह के फरमान जारी करते हैं। पहले उन्होंने मकान खाली कराए थे हिंदुओं से, हिंदुओं को भगाया था, अब हिंदुओं को कह रहे हैं कि इनकी दुकानों से सामान मत खरीदो। मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाएगी। मैं कहूँगी 99% हिंदुस्तान का मुस्लिम मेरे देश के शिव भक्तों की एक कावड़ बनाता है हरिद्वार के अंदर, वहाँ से इसका बहिष्कार होना चाहिए, वहाँ से इनको निकालना चाहिए, मेरे देश के हिंदुओं को रोजगार मिलना चाहिए। ऐसे विवादित लोग सिर्फ दया के पात्र होते हैं, इनके लिए दया रखिए दिल में। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अवैध कब्जों के मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद ईडी आजम पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्रालय भी आजम खान मामले में सक्रिय हो चला है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर मुसीबतों की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। रोजाना आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अवैध जमीन कब्जा करने का आरोप झेल रहे आजम खान पर अब ईडी की नजर पड़ चुकी है। केंद्रीय एजेंसी ईडी के लखनऊ जोन कार्यालय ने आजम खान की कुंडली खंगालना शुरू की है। कि अभी हमारे पास ईडी का जो ईडी की तरफ से लेटर आया है वो हमारे पास प्राप्त हुआ है। ईडी ने रामपुर प्रशासन से आजम खान पर हो रही तमाम जांच की रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा ईडी ने प्रशासन से जिन मामलों में अब तक कार्रवाई हुई है उनका विवरण मांगा है। संपत्ति और परिसंपत्ति का डिटेल और वर्तमान मूल्य। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों की एफआईआर की कॉपी मांगी है। जिन जिन मामलों में अभी तक यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी या जौहर ट्रस्ट के मामले में जांच हुई है या कोई कार्रवाई की गई, उन सबका विवरण मांगा गया है, और उसमें जो इन्वॉल्व परिसंपत्तियां हैं उन सबका डिटेल और उनका वर्तमान मूल्य। रामपुर प्रशासन ईडी को रिपोर्ट सौंपने की तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि जल्द ही रिपोर्ट को इकट्ठा कर ईडी को सौंपा जाएगा। वहीं गृह मंत्रालय ने भी आजम खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री नावेद मियां की शिकायत पर गृह मंत्री अमित शाह ने जौहर यूनिवर्सिटी में कस्टोडियन की भूमि को कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन दिया। अमित शाह ने पत्र लिखकर 13.8420 हेक्टेयर भूमि पर हुए कब्जे के मामले में कार्रवाई की बात कही गई। इसके पहले 3 जून को जावेद मियां ने अमित शाह को पत्र लिखकर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। पत्र के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन दिया। प्रोपेगेंडा है, फॉल्स एक्शन है, सब मानसिक प्रताड़ना देने के लिए है, विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। लोकसभा जीत लिया है, इसका पनिशमेंट है। अवैध रूप से जमीन कब्जाने का आरोप झेल रहे आजम खान ने इन कार्रवाइयों को राजनीति से प्रेरित बताया। बहरहाल आजम खान पर रोजाना कोई न कोई आरोप लग रहा है। अब देखना होगा जौहर विश्वविद्यालय के लिए हुए अवैध कब्जे पर गृह मंत्रालय और ईडी क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर लखनऊ में बस्ती से बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल सुरक्षाकर्मी सीएम योगी के आदेशों का पालन कर रहा था, लेकिन बीजेपी विधायक को सुरक्षाकर्मी ने टोका तो अजय सिंह आग बबूला हो गए। बिना कुछ सोचे समझे सुरक्षाकर्मी पर भड़ास निकालनी शुरू कर दी। इसका वीडियो अब सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आपके दबंग विधायक अजय सिंह का सुरक्षाकर्मी को फटकार कैसे वो लगा रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने सत्ता की हनक की वजह से सुरक्षाकर्मी से गाली गलौज की। लेकिन देखना यह है कि इस मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री क्या करते हैं, क्योंकि फरमान तो योगी आदित्यनाथ का ही था।
चलिए खबरें और भी रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। The Mission Pani campaign that has been launched by Network 18 is so important because water for us in India is a critical aspect when we are facing the issue that we will have cities, including like Delhi, our capital, running out of water in the next 2 to 3 years if we don't do something about it. .9 crore viewers.